नमस्कार दोस्तों। उन्नाव बलात्कार मामला एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जिस मामले में एक पावरफुल विधायक को उम्र कैद की सजा मिली थी, आज उसी सजा को कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। सवाल ये, आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या दोषी को राहत मिल चुकी है और इस फैसले से पीड़िता पर क्या असर पड़ने वाला है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी की वजह इसको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, यहाँ पर लिखा है सस्पेंशन ऑफ कुलदीप सिंह सेंगर्स सेंटेंस इन उन्नाव रेप केस इज लीगली फ्लॉड एंड प्रॉब्लमेटिक। यानी कि जो एक तरह से कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वो काफी ज्यादा त्रुटिपूर्ण है, यानी कि उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां पाई गई हैं इस एक तरह से पूरे फैसले में कि लोग जो हैं इस फैसले का काफी विरोध कर रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो विवाद शुरू कब से होता है, ये अगर हम इसमें कुछ जो घटनाएं रही थी उसको अगर हम देखें पूरी टाइमलाइन के जरिए, तो जून 2017 में बलात्कार का आरोप लगाया गया था। जो विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं, उन्हें बहला फुसलाकर अगवा करके लड़की का फिर उन्होंने रेप किया। मामले की जो शुरुआत है इसी दिन दर्ज की गई थी। इसके बाद अप्रैल 2018 की बात आती है, उसमें मामले को गंभीरता और उनकी पिता की जो मृत्यु की बात सामने आती है 2018 में। पीड़िता का जो परिवार है बहुत बार पुलिस के पास कंप्लेंट करता है, लेकिन उनकी जितनी भी लीगली अगर हम कार्रवाई की बात करें तो एक्शंस बहुत धीरे लिए जाते, क्योंकि सामने एक बहुत पावरफुल नेता, हम कह सकते विधायक था। इसी वजह से जो इस पूरे केस के हम प्रोसेस को समझे तो काफी धीमे धीमे यानी कि धीरे धीरे चलता है। पीड़िता के पिता को कथित रूप से काफी ज्यादा पीटा जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। बाद में पिता की जो जेल में मृत्यु हो जाती, इसके लिए सेंगर और उसके जितने भी वहां पर यानी कि उनके जो समर्थक होते हैं उन पर साजिश और हत्या के आरोप लगाए जाते हैं कि उनके द्वारा ये एक साजिश के तहत किया गया है ताकि मामले को दबाया जा सके। इसके बाद सीबीआई को मामला सौंप दिया जाता है। मामले के बाद बढ़ते दबाव के बाद जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच होती, उनके द्वारा ये पूरे मामले की जांच की जाती। इसके अलावा सीबीआई ने अभियुक्त जो थे उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, यानी कि यहाँ पर जो है कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी पाया जाता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जितने भी संबंधित मामले थे उनको दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया ताकि जो निष्पक्ष सुनवाई है वो पूरी तरह से की जा सके। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से खुद फैसला नहीं देता, उन्होंने दिल्ली के कोर्ट को ये मामला पूरा सौंप दिया था। इसके अलावा पीड़िता को इस बात के बाद सुरक्षा प्रदान की गई थी। बाकी जो वहां की जो राज्य सरकार है उसको 25 लाख का जो कार्यवाहक मुआवजा देने का भी आदेश किया कि पीड़िता को ये जो है कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा 2019 की बात है, सेंगर को सजा होती है। 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया और 20 दिसंबर को उन्हें आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। तो अब इसी सजा के बाद यह कहा जाता है कि जो अब कोर्ट का फैसला आया है इसी मामले में, तो इसमें जो है कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा कर दिया गया। मार्च 2020 की बात जो है, पीड़िता के पिता की हत्या में भी सेंगर समेत कुछ और लोगों को 10 साल की सजा दी जाती, क्योंकि उनका नाम भी इसी पूरे केस में आ जाता है। इसके अलावा सुरक्षा और बाकी जो फैसले पर बहस होती 2024 से 25 में, यानी कि ये फैसला अभी तक जो है कोर्ट में चल रहा था। 2024 में सरकार ने पीड़िता से सीआरपीएफ की जो सुरक्षा है वो हटाने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा जारी रखने के आदेश दिए थे। इससे क्या पता चलता है कि पीड़िता को अभी भी खतरे का अनुभव है, यानी कि कहीं ना कहीं जो पीड़िता है उनको आज भी कहा जा सकता है कि वो एक तरह से खतरे से जूझ रही है। उनकी जो एक तरह से मान सकते हैं उनकी जान को भी खतरा है। दिसंबर 2025 की अभी जो हाल ही का कोर्ट का नया फैसला हाई कोर्ट का आया है, तो जो भी उनको सजा दी गई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उसको अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया, निलंबित, और जमानत दे दी गई है कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर तक दूर रहने का आदेश है कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है वो जो भी विक्टिम थी उनके घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखेंगे। अब इसी फैसले के खिलाफ जो पीड़िता है उसने इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिर से जा चुका है। अब कोर्ट ने क्या कहा है, यानी कि जो हाई कोर्ट दिल्ली का है उसने जो फैसला सुनाया उसने क्या अपना जो पूरे लॉजिक क्या हवाला रखा है, उन्होंने क्या कहा है
कि ये जो कुलदीप सिंह सेंगर है इसको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। जैसा कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज यानी कि पोक्सो एक्ट में तय किया गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट होता है तो उसकी जो सजा मुआफ नहीं की जाएगी या फिर उसको बहुत सारे भारी दंड दिया जाएगा। तो ये सब जो ये विधायक था ये पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता है। इसके अलावा पोक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की जो पहचान है यानी कि पब्लिक सर्वेंट कौन होना चाहिए, तो इसकी जो पहचान है इंडियन पेनल कोड के तहत की जाती है। यानी कि इंडियन पेनल कोड जो है उसमें सारा कुछ बताया गया है कि किसी को कैसे जो है पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इसके अलावा हाई कोर्ट ने ये चीज कही कि एक एमएलए को पोक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। तो ये उन्होंने अपने जो भी प्रावधान है उनका हवाला दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर जो भी अधिनियम बनाए गए थे जैसे कि पोक्सो एक्ट, उनका हवाला देकर ये बात कही है। इसी वजह से कोर्ट ने क्या कहा कि उस पर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो कि पब्लिक सर्वेंट पर ही लागू होता है वो नहीं लगाया जा सकता और सजा का जो कानूनी ढांचा है वो बदल दिया है। अब देखिए सजा से पहले भी उन्होंने काफी साल जेल में काट लिए हैं, तो ये भी एक हवाला दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि सेंगर जो है यानी कुलदीप सेंगर पहले से ही लगभग 7 साल 5 महीने की जेल काट चुका है। जबकि उस नॉन पब्लिक सर्वेंट श्रेणी में जो कि कम सजा थी यानी कि उसमें न्यूनतम सजा थी वह उसे लगभग पूरा कर चुका है। इसी आधार पर सजा के निलंबन का भी तर्क दिया गया है। अब देखिए क्या निलंबन का मतलब रिहाई है, यानी कि अगर हम ये देखें कि अब जो सजा उसको सस्पेंड कर दी तो इसका मतलब क्या है। अब देखिए उसे तुरंत जेल से बाहर नहीं छोड़ा गया क्योंकि वह एक मुकदमे में 10 साल की सजा भोग रहे हैं। इसके अलावा पीड़िता के पिता की मौत वाला जो केस है वो भी इस पर चल रहा है कि जो पीड़िता थी उनके पिता की भी मृत्यु इनके द्वारा करवाई गई है। इसके अलावा कुछ शर्तें रखी गई जैसे कि 15 लाख का बॉन्ड देना होगा ये कुलदीप सेंगर को, पीड़िता के घर से दूरी बनाकर रखेंगे, कोई धमकी या संपर्क नहीं करेंगे। हालांकि हमें पता है कि भारत में एक ऐसा सिस्टम चलता है अगर कोई ऐसा होता भी मामला तो वो कभी सामने नहीं आ पाएगा। इसके अलावा सीबीआई ने इस पर क्या कहा है, जब सीबीआई ने जांच की तो उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का पब्लिक सर्वेंट का जो तर्क है वो पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। एक विधायक जो है एक संवैधानिक पद पर है, यानी कि अगर हम उसको देखो तो वो लोगों की सेवा करने के लिए संविधान के द्वारा जो पद बनाया गया उस पर वो विराजमान है और पब्लिक ट्रस्ट में आता है, यानी कि लोगों का विश्वास बना हुआ है। ऐसे इतने बड़े अपराध में उसकी सजा को निलंबित कर देना या फिर माफ कर देना ये कतई भी उचित नहीं है और इससे पीड़िता की जो सुरक्षा है वो भी खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि अब देखिए एक व्यक्ति और वो भी इतना पावरफुल नेता, एक पावरफुल विधायक है, तो वो ना जाने पीड़िता के साथ क्या कुछ करवा सकता है। तो इसी तरह सीबीआई ने इसकी काफी आलोचना भी की है। तो आलोचना जो है वो किस तरह से की गई है, यानी कि हम यहाँ पर आलोचना की बात करें तो इसमें देखिए पब्लिक सर्वेंट की सबसे पहले जो परिभाषा क्या आती है, तो जो ट्रायल कोर्ट है उसने सेंगर को ये तो मान लिया कि पोक्सो एक्ट की जो धारा 5 एक धारा है, धारा 5C उसके तहत जो है, और आईपीसी की धारा एक आती है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड की 376 2B एक धारा है, उसके तहत दोषी ठहराया है और न्यूनतम 20 साल की उम्र कैद की सजा दी है। हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसी राय दी है कि विधायक यानी कि एमएलए जो है वो आईपीसी की धारा 21 के तहत ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इसी वजह से जो है इसमें एमएलए की जो इतनी सजा जो इसको नहीं दी जा सकती। इसके अलावा अगर हम देखें आलोचना अब क्यों की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले जिसमें पहले कुछ फैसलों का यहाँ पर कुछ केसेस का हवाला दिया जा रहा है। प्रीतपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि दोष सिद्धि के बाद जेल नियम है, यानी कि एक तरह से अगर किसी का दोष सिद्ध हो जाता है तो वो जेल उसके लिए नियम बन जाता है। सजा निलंबन और जमानत जो ये अपवाद रहते हैं इसमें। गंभीर अपराध जिसमें रेप केस, बलात्कार, पोक्सो में अपराध की गंभीरता, पीड़िता की सुरक्षा, समाज पर प्रभाव को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। सीबीआई ने कहा कि यह फैसला सिद्धांत के खिलाफ है, यानी कि ये जो कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया पूरी तरह से इन सिद्धांतों के खिलाफ आता है। इसके अलावा आलोचक और क्या कहते हैं कि टेक्सचुअल शाब्दिक व्याख्या है, यानी कि जो बताते हैं इसको, जबकि जो पोक्सो एक्ट का उद्देश्य क्या है कि बच्चों की रक्षा करना और पद के दुरुपयोग को दंडित करना, यानी कि अगर कोई इसी पद पर रहकर संवैधानिक पद पर रहता है या कोई भी वैधानिक पद होता है उस पर अगर रहकर कोई ऐसा गंभीर संज्ञेय अपराध करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एमएलए जैसे जितने भी लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उस पर जनता का विश्वास बहुत ज्यादा बना होता है। आप खुद सोचिए, हम इतना मतलब यकीन
करके किसी को वोट देते हैं, उनको इस पद पर बिठाते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा या हमारी जो है हमें सुविधाएं प्रदान करेगा, लेकिन जब वही हमारी माँ बहन बेटियों के साथ ऐसी कुछ हरकतें करता है तो उस व्यक्ति को कैसे मुआफ कर दिया जाए। हालांकि जनता काफी ज्यादा गुस्से में भी है, उनका जो पद का दुरुपयोग जो है वो उसको पूरी तरह से एग्रीवेटेड माना जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे आलोचक है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है। इसके अलावा भले वो एग्रीवेटेड ना बने तो भी पोक्सो की धारा 4 के तहत उसको उम्र कैद सजा देनी बिल्कुल ही पॉसिबल है, यानी कि सजा दी जा सकती है। हालांकि जो हाई कोर्ट है उसने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया है। इससे थोड़ा लोगों के द्वारा ये भी मन में हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोर्ट पर किसी पॉलिटिकल यानी कि किसी राजनीति का दबाव भी डाला जा रहा है। इसके अलावा पीड़िता की सुरक्षा खतरे को भी नजरअंदाज किया गया। पहले ये कहा गया था, यानी कि ये भी जब हुआ कि जब उनकी जो पीड़िता और उनकी जो एक तरह से उनकी जो फैमिली थी वो जब अपनी कोर्ट में तारीख के लिए जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट करवा के उनकी मृत्यु वगैरह करवा दी गई थी। यानी कि एक्सीडेंट अचानक से होना कोई आम बात नहीं है। तो इसी तरह यानी कि ये कहा जा रहा है कि इसमें भी इसी विधायक का ही हाथ था। इसके अलावा सजा निलंबन के लिए केवल प्राइमरा फेसी मजबूत केस काफी है, लेकिन यहाँ पर अपराध की जो गंभीरता देखी गई, सार्वजनिक विश्वास पर जो प्रभाव है उसको कम मांगा गया, यानी कि लोगों पर जो विश्वास बना हुआ है विधायक का उसको कम प्रायोरिटी दी गई है। अब इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला क्या है, उन्होंने क्या, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी कि जो फैसला लिया गया है। अब देखिए इसका जो प्रभाव है वो अलग अलग क्षेत्र में पड़ सकता है। जैसे ये जो यानी कि उसकी जो उम्र कैद है उसको माफ यानी कि निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, तो ये जो फैसला कानूनी रूप से एक अपीलीय प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इससे जो पीड़िता की सुरक्षा है, इसके अलावा जो सामाजिक यानी कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में न्याय मिलना, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक प्रभाव। तो पीड़िता के लिए ये एक तरह से उनके परिवार के लिए काल यानी कि मौत बताया गया इस फैसले को। यानी कि कहो मतलब ये हम कह सकते हैं लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा है कि इससे उनकी जान को भी खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि पहले परिवार पर पहले ही हमले हो चुके हैं जब जो कुलदीप सेंगर था वो जेल में था। अब वो बाहर आ चुका है तो ना जाने उनकी फैमिली के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक सामाजिक प्रभाव क्या पड़ सकता है, पूरे देश में आक्रोश फैल चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर महिलाएं, कार्यकर्ता, जो भी एक्टिविस्ट हैं, उन संगठनों के द्वारा विरोध किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं कि बलात्कारियों को संरक्षण बंद करें, यानी कि जितने भी रेपिस्ट हैं भारत में उनको संरक्षित दिया जाता है। हालांकि जब हम पूरी एक रिपोर्ट निकालते हैं कि जितने भी हमारे जो विधायक हैं या फिर एमएलए की बात करते हैं, जो हमारे पार्लियामेंट में जितने भी हमने चुनाव करके जो हमारे नेता वहां पर भेजे गए, जितने भी मंत्री हैं, उनमें से करीब 50% के करीब जो है ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जिन पर ऐसे केसेस चल रहे हैं, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े अपराधों में शामिल है। तो इससे हमें पता चलता है कि अब जब अदालत ही ऐसे यानी कि जब सरकार ही ऐसे अपराधियों की बननी शुरू हो जाए, हालांकि हम पूरी तरह से इसको वैलिड नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी जो लोग ऐसे अपराधों में शामिल हैं, फिर भी लोग उनको बार बार वोट डाल के उनको चुनते हैं, यानी कि फिर आने वाले हमें समय का पता चलता है कि इससे क्या भविष्य रह सकता है। इसके अलावा विपक्षी दलों ने भी काफी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि बलात्कारियों को जमानत पीड़िता को अपराधी जैसा व्यवहार है, ये कैसा न्याय, यानी कि उन्होंने कोर्ट की न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाए कि किस प्रकार का ये जस्टिस किया गया। इसे शर्मनाक बताया, समाज के मृत होने की चेतावना की जो समाज है वो एक तरह से मृत हो चुका है। इसके अलावा और भी कानूनी प्रभाव पड़ सकता है, संस्थागत प्रभाव भी रहेंगे। यहाँ पर जो पोक्सो एक्ट की व्याख्या उस पर भी बहस जो वो तेजी से बढ़ चुकी है कि अब जो पोक्सो एक्ट उसको फिर से अच्छे से डिफाइन किया जाए कि उसमें क्या चीज लिखी है। अगर कोई बड़ा विधायक या पावरफुल व्यक्ति के साथ मतलब अपराधी पाया जाता है तो उसके चलते ये पोक्सो एक्ट बदल जाता है। अगर वही कोई आम व्यक्ति यानी कि जिसका कोई दोष नहीं भी होता, उसको अगर सजा दिलानी होती तो पोक्सो एक्ट की जो परिभाषा है वो और तरीके से दे दी जाती है। तो इसी तरह ये काफी ज्यादा मुद्दा जो है अभी यानी कि इसमें काफी ज्यादा विवाद चल रहा है इस पूरे फैसले में। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत में लड़कियों को कभी न्याय मिल पाएगा या नहीं, खास करके जो
जो रेपिस्ट होते हैं उनको सजा होगी या फिर नहीं। यानी कि इसमें पता चलता है कि जो उन्नाव केस है सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था की भी एक परीक्षा चल रही है कि पूरी हमारी भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो किस प्रकार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है या फिर नहीं। अब जो पूरी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है कि पीड़िता को पूरा न्याय मिलेगा या यह मामला और ज्यादा लंबा खींचा जाएगा, और जैसे जो कुलदीप सेंगर जैसे जितने भी रेपिस्ट हैं वो खुलेआम ऐसे समाज में घूम फिर सकते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को कुछ थोड़ी बहुत जागरूकता हो सके, कि लोग समझ पाए कि ये कुछ हम किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं इसमें हम बता सकते, ये गलती हमारे पूरे समाज की है जो ऐसे रेपिस्टों को, ऐसे जो ऐसे अपराधियों को बार बार मौका देते हैं सत्ता में आने का। अगर आज वही व्यक्ति सत्ता में ना होता तो हो सकता है उसके पास इतनी पावर ना होती कि वो खुद को ऐसे शरेआम यानी कि खुद को जेल से बाहर निकाल सकता। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।